ओके, सो आपका ये टॉपिक ड्राफ्टिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस ड्राफ्टिंग को जो स्टूडेंट्स लाइटली लिया करते हैं कि ड्राफ्टिंग है, थ्योरी है, वो तो हो ही जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि इसमें स्टूडेंट्स के एग्जाम में मार्क्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं, लेकिन उसको वो लाइटली लेते हैं क्योंकि टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। नो न्यूमेरिकल्स, नो मैथमेटिक्स, नो इकोनॉमिक्स, सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ड्राफ्टिंग को एक बार समझ लिया तो इसमें जितनी भी आने वाली ड्राफ्टिंग है वो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि इसमें एप्लीकेबल होते हैं रूल्स, द रेगुलेशंस। सच ये बताऊं कि आप ड्राफ्टिंग इससे पहले भी ऑलरेडी बना चुके हो। अगर आप ये कहेंगे सर ये ड्राफ्टिंग तो टॉपिक पहली बार आया हमारे सब्जेक्ट में, इससे पहले तो हमने कभी बनाया नहीं, आप ड्राफ्टिंग पहले बना चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप कर चुके हैं। आप बचपन से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अभी आपने शायद आधे घंटे पहले ड्राफ्टिंग की होगी, आपने कल रात को खाना खाते हुए ड्राफ्टिंग की होगी। ये कैसे हो गया? बताते हैं। फिलहाल ड्राफ्टिंग इस वर्ड को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल ईजी लैंग्वेज में उसको समझिए, ताकि आपके लिए आने वाले लेक्चर्स को पढ़ना आसान हो जाए। और इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो लाइफ जिंगल आला, राइट। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कहां से आया, फ्रॉम वेयर। तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। एक्ट क्या होता है? स्टैट्यूट्स, लॉ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने सुना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो जितने भी लॉ हैं ऑब्वियसली इंडिया में, उन सबके साथ में एक्ट है, यानी कि वो क्या है, वो लॉ बने हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किए हुए हैं अंडर पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है ना। स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ, हमने उसकी भी बात की हुई है, स्टेट लॉ क्या है, सेंट्रल लॉ क्या है, अलग लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पे ड्राफ्टिंग के लिए कोई लॉ नहीं है। तो ये कैसे हो गया कि ड्राफ्टिंग लॉ का सब्जेक्ट है लेकिन ड्राफ्टिंग के ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना हुआ? एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग में प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं जो ब्रिटिशर्स फॉलो किया करते थे, क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्री था। तो जब 1947 से पहले जितनी भी ड्राफ्टिंग हुआ करती थी वो सारे ब्रिटिशर्स अपने अपने रूल्स फॉलो किया करते थे, और इसीलिए इंडिया में मेजॉरिटी लॉ अभी भी यूके लॉ चलता है। मैं इतना इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी की सारी बात मैंने अलग से किसी और लेक्चर्स में आपको थोड़ी बहुत बता रखी होंगी, या आपके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर आप कहीं नहीं देखोगे अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्टिंग एक्ट या एज पर द ड्राफ्टिंग लॉ एंड सो। नो, देयर इज नो ड्राफ्टिंग लॉ, देयर इज नो ड्राफ्टिंग एक्ट, देयर इज नो ड्राफ्टिंग स्टैट्यूट्स। ड्राफ्टिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये आया, ब्रिटिशर्स लेकर आए, और उनके ही सारे के सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हम फॉलो अभी भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अब वो प्रिंसिपल रूल्स क्या हैं उसकी बात भी करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जरा मुझे बताइएगा कि आपको वो एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया। मान लेते हैं कि जी आप गए एक रेस्टोरेंट में आप जाते ही हैं। कौन से रेस्टोरेंट में? कोई भी रेस्टोरेंट में। किस में जाना चाहते हैं बताइए आप? चलिए आपको ले चलते हैं हम मैकडॉनल्ड्स में, फेमस है मैकडॉनल्ड्स, या बर्गर किंग या KFC, लाइक एनी फूड चेन, हल्दीराम, लेट्स से, व्हाटएवर। आप वहाँ जाते हैं और आप उससे बोलते हैं कि सर मुझे चाहिए एक डुप्लेक्स थाली। उस डुप्लेक्स थाली के अंदर थोड़ा सैलेड होगा और आपके खाने की फेवरेट चीज़ें होंगी, शायद कुछ स्वीट्स भी हो, रसगुल्ला भी है, चावल भी है, छोले भी हैं, भटूरे भी हैं, ब्ला 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 ब्ला। आपने उसको पैसे दिए, 400-500 जितने की भी वो खाना था, और उसने आपको प्लेट दी। उस प्लेट को जब आपने पकड़ा अपने हाथ में तो उसमें आपने देखा कि उसने वो स्वीट, वो राइस, वो पूड़ी, वो भटूरे सब उसने एक साथ पहाड़ बना दिया और एक आपको इकट्ठा दे दिया। आपको ओए ये क्या है? कहेंगे सर आपने जो मांगा था वही है, सारे आइटम्स है इसके अंदर। मतलब यार ये कोई तरीका थोड़ी ना रखने का, आपने सबको मिक्स कर दिया। तो उसने उस थाली को, उस प्लेट को ठीक से सर्व नहीं किया। क्या उसके अंदर आइटम्स की कमी थी? नहीं। क्या उसने आपके साथ कोई चीटिंग की? नहीं। क्या उसने आपको जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया? बिल्कुल दिया सर। क्या उसने उस प्लेट को ठीक से सर्व किया? नहीं।
क्या उसने उस प्लेट को ठीक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में लगाया? नहीं। और यही किसी और रेस्टोरेंट में वो आपको अलग अलग वैरायटीज को अलग अलग शेप में करके देता है, तो ऑब्वियसली आप उसको बोलते हैं कि ये सिस्टम है, ये तरीका है जिसमें आपने मुझे सर्व करके दिया है। एग्जैक्टली यही आप डेली करते हैं जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या आप घर पे अगर खाना भी खाते हैं। ड्राफ्टिंग भी यही है। ड्राफ्टिंग में अगर आपको कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन आसान है समझना, कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ड को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आप आगे क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के जो आपके लैंग्वेज होती है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होती है। सिर्फ इतनी सी बात है और यही है ड्राफ्टिंग। खत्म हो गई कहानी ड्राफ्टिंग की। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज जो आपने फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी आपने अपनी तरफ से दूसरे पार्टी को ट्रांसफर किया है, सेंड किया है, वो अगर सिस्टमैटिक फॉर्म में डिजाइन किया गया है कि उसको दूसरी पार्टी इंटरप्रेट कर पाए, इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। अगर आपने उस मैसेज को उल्टा पुल्टा करके पूरी खिचड़ी बनाकर उसको भेजा है, उसको एक सही ड्राफ्टिंग नहीं बोलेंगे। राइट नाउ एक तो बात आ गई इसमें इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली अब इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहां पे इस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यहां पे हम बात कर रहे हैं कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन की। वो एग्जांपल्स क्या होंगे अभी बात करते हैं। ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी, यानी कि इंफॉर्मेशन आपने क्या की है? सेंड की है। तो इंफॉर्मेशन अगर आप लीगल इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं सर, तो आप उसको ओरली सेंड करेंगे या रिटन में सेंड करेंगे? सोच के बताइए। कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन है, कोई भी लीगल मैसेज है जो आप किसी को देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उसको आप वो लीगल बात बोल के कहोगे या आप लिख कर प्रॉपर्ली स्टैम्प लगा के साइन करके दोगे? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली हम साइन करके देंगे क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो लीगल इंफॉर्मेशन है। चाहे वो कोई वसीयत ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स क्यों ना हो किसी दो कंपनीज के बीच में, चाहे वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसके क्लाइंट या कंपनी सेक्रेटरी या उसकी कंपनी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, तो कोई भी ऐसा लीगल कंटेंट आपने बनाया है ऑन द पीस ऑफ पेपर, तो वो आपने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो सेंड इन्फॉर्मेशन आपने रिटन फॉर्म में की है। तो दूसरी बात आपकी ये समझ में आ गई कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन वो आपकी लीगल है और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपने जो ट्रांसफर की है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। रिटन फॉर्म में अगर नहीं होगी तो ड्राफ्टिंग में काउंट नहीं होगा, इसीलिए सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट रिटन नहीं होता तो ऑब्वियसली वो आपके वाइवा में काउंट होता, लेकिन वो रिटन है इसलिए वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तीसरा एलिमेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली लीगल इंफॉर्मेशन है तो लैंग्वेज भी इसकी लीगल ही होगी। लीगल लैंग्वेज का मतलब है, आप कहेंगे सर लैंग्वेज तो लीगल ही होती है, इलीगल कौन सी होती है? बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज तो आप लीगल यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था। लीगल लैंग्वेज यानी कि द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, और द सेकेंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर अलग है और लॉ अलग है। एक सेंटेंस को हम लिटरेचर में और लीगल फ्रेज में दो तरीके से कह सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा इस चार्ट के बाद, जब आप ये थोड़ी बहुत समझ लेंगे। राइट, तो जो लैंग्वेज है इट हैज टू बी लीगल, इट शुड नॉट बी लिटरेचर। लिटरेचर की भाषा नहीं होनी चाहिए। लिटरेचर की भाषा वो होती है जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है ना। अभी बात करते हैं इसकी लिटरेचर का मतलब क्या हुआ। और दूसरा चौथा वो हुआ आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स ऑब्वियसली वो एक सीरियल वाइज ऑर्डर में नहीं लगाना चाहिए। आपने कोई बात सीरियल वाइज बोली है, ऑर्डर वाइज बोली है, नहीं चाहिए। ऑर्डर वाइज आप बोलते हो डेली लाइफ में, इट रियली डजंट मैटर, इट हैज टू बी इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, in such a form that the other party would understand it very crystal and clear. You understand very much? ज़्यादा को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो आपने इसमें 4 एलिमेंट्स जो मोटे मोटे पढ़े वो क्या पढ़े? आपने इसमें 4 एलिमेंट्स पढ़े कि किसी भी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स जो फीचर्स है उसको आपने यू हैव ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन, द लीगल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी इन अ लीगल फॉर्म. सो कैन आई से, इधर देखिएगा जरा इस दोबारा से चार्ट को. Let me change the ink of the pen so you can understand very well. So, can I say the transfer of the information, the transfer of the legal information, I repeat, the transfer of the legal information in a written form, written in a legal phrases, systematically from one party to other party. एक सेंटेंस बना लिया हमने इन 4 एलिमेंट्स को पढ़ के. Yes, I repeat again. लिखना हो लिख लीजिए, वरना तो आपकी बुक में ऑलरेडी है. द ट्रांसफर ऑफ द लीगल इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्म, यूज इन अ लीगल फ्रेजेस सिस्टमैटिकली बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी. सिंपल है सर. दिस इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग. ठीक है. अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा. चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आपको भी कुछ देर पहले मैंने बताया ये लिटरेचर के बारे में. यस, आपने बचपन में बनाए हैं बहुत सारे, जस्ट अ सेकंड, या नोटिसेस. आपने लिखी हैं स्कूल में बहुत सारी एप्लीकेशंस. सर मैं कल स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं कल बीमार होने वाला हूँ. आपको पहले से पता होता है कि आप बीमार होने वाले हो. हमें बचपन में पता होता है. नोटिस आपको बहुत मिले हैं स्कूल से कि आपने टाई पहन के आप नहीं आए तो कल से आपको आप स्कूल में नहीं आएंगे. तो आपको नोटिस आपने शायद बनाए हुए हैं, आपको मिले हुए हैं. एप्लीकेशंस आपने लिखी हुई हैं. और आपने ऐसा क्या लिखा हुआ है स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे, बताइए ज़रा. आई थिंक ये 2 चीज़ें जो थी वो काफ़ी फेमस थी, है ना. और रिक्वेस्ट लेटर्स आई थिंक वो एप्लीकेशंस में ही आ जाएगा, एंड सो. जब आपने ये नोटिसेस और एप्लीकेशंस लिखी तो ऑब्वियसली आप उसको स्टार्ट कैसे करते थे? आप उसको ऐसे स्टार्ट करते थे, टू रिस्पेक्टेड डियर सर. मोस्टली आप बचपन में डियर सर नहीं लिखा करते थे, अभी आप लिखते हो, लेकिन बचपन में ऐसे लिखा करते थे हम. टू रिस्पेक्टेड टू द स्कूल प्रिंसिपल सो एंड सो, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, I beg you to please leave me for a day because I'm not feeling well, I'm sick, and blah blah blah. I'm the student of the class 4th and in the last, yours faithfully, sincerely, and dash and dash and dash. Right? ये जो है ये भी ड्राफ्टिंग है ना. क्यों ड्राफ्टिंग क्यों है? क्योंकि इस नोटिस को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ऐसे ज़रा समझिएगा कि वो कैसे सुनने में आएगा. Respected ma'am, I am the student of class 4. Leave me for the holiday tomorrow and I am going to be sick. Yours, Dev Sharma, yours faithfully. देव शर्मा पहले है, yours faithfully बाद में है. और अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस किया नहीं पहले, छुट्टी आपने पहले मांग ली और बाद में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. क्लास का नाम आपने पहले बता दिया. तो टीचर को वही बात समझने में जिसमें 15 सेकंड लगे थे पहली एप्लीकेशन में, वही बात वही टीचर शायद 3 या 4 मिनट में समझ पाएगी कि आप कहना क्या चाहते हो. तो इसको हम बोलेंगे बैड नोटिस और अ बैड ड्राफ्टिंग. ओके, सेम थिंग विद एप्लीकेशंस एज वेल. सो द पॉइंट इज, जिस तरह से आपको वो सजाई हुई थाली पसंद आई थी और वो ठीक से दिया हुआ खाना पसंद नहीं आया था, जबकि आइटम्स तो वही थे, तो आपके इसी नोटिस के अंदर भी वर्ड्स तो वही है ना, कंटेंट तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपने उसको सिस्टमैटिकली फ्रेज नहीं किया. राइट? That's why this drafting would be called as a bad drafting and would probably gonna be rejected in front of a court. कोर्ट में वो उसको रिजेक्ट कर देंगे. नॉट नोटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हम ड्राफ्टिंग जो फ्यूचर में पढ़ेंगे उसको कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जाएगा. राइट? क्योंकि उससे एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज समझ में नहीं आता. राइट? इसी वजह से ये कहा गया कि जो नोटिस है वो नोटिस क्या आपने किसी इंफॉर्मेशन के लिए दिया था? यस. ट्रांसफर किया था? यस. रिटन था? यस. क्या उसमें लीगल लैंग्वेज थी? नहीं, उसमें लीगल लैंग्वेज नोटिस में नहीं थी, वो लिटरेचर लैंग्वेज थी.
क्या उसमें कोई लीगल लॉ था उसमें? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई एम नॉट गोइंग टू कम टू द स्कूल टुमारो एंड एज पर द कंपनी लॉ प्लीज गिव मी 1 day लीव योर्स फेथफुली एंड सो ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आपने, राइट? तो जो नोटिस, जो एप्लीकेशंस आपने जो लिखी वो क्या थी? लिटरेचर लैंग्वेज में थी। इसीलिए उस नोटिस को, उस एप्लीकेशन को क्या हम ड्राफ्टिंग बोलेंगे? जवाब दीजिए, सुन रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से मैंने क्या पूछा आपसे। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ ये रहा नोटिस, ये रही एप्लीकेशन, राइट? आपने नोटिस में वर्ड्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया सर। आपने नोटिस में इंफॉर्मेशन थी, यस इंफॉर्मेशन थी। आपने नोटिस को सेंड किया, यस प्रिंसिपल को सेंड किया। क्या रिटन था? रिटन था। लैंग्वेज लीगल थी, लिटरेचर थी? लैंग्वेज लिटरेचर लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें लीगल एक्ट का, सेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या आपने उस नोटिस को सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लिखा था? यस, मैं मान लेता हूँ कि सिस्टमेटिकली ऑर्डर में लिखा था, आपने बढ़िया नोटिस लिखा और आपको छुट्टी भी प्रिंसिपल ने दे दी, मान लीजिए, ठीक है ना। आपने वो नोटिस चाहे किसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लिखा हो, चाहे आपने नोटिस किसी इंस्टीट्यूट में लिखा हो, चाहे आपने नोटिस या एप्लीकेशन अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन डाली हो। सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपने अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन डाली, लाइक अ कवर लेटर, ओके, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, if the position is still vacant please let me know and I have attached my CV। बढ़िया सा आपने कवर लेटर लिखा और आपने उसको अटैच कर दिया, लेकिन क्या उसमें कोई सेक्शन या कोई एक्ट इन्वॉल्व था? नहीं, राइट? तो जो आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी है, जो आपने ये जॉब एप्लीकेशन लिखी है, क्या उसको मैं ड्राफ्टिंग बोलूँगा? क्या उसके अंदर लीगल लैंग्वेज थी? आंसर इज नहीं, उसके अंदर लीगल लैंग्वेज नहीं थी, उसके अंदर लिटरेचर लैंग्वेज थी। हाँ, उसके अंदर लिटरेचर लैंग्वेज थी, राइट? तो क्या उस एप्लीकेशन को मैं ड्राफ्टिंग बोलूँगा? आंसर इज यस। मुझे पता है आप नो बोल रहे हो, राइट? उसको मैं ड्राफ्टिंग बोलूँगा, लेकिन उसको मैं लीगल ड्राफ्टिंग नहीं बोलूँगा। इसका मतलब ये हो गया, किधर गया मेरा पेन? ये रहा जी। इसका मतलब ये हो गया कि ड्राफ्टिंग होती है दो टाइप की। एक होती है लिटरेचर ड्राफ्टिंग और एक होती है लीगल ड्राफ्टिंग। ओके, सिंपल। बचपन से आप जो करते आ रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में करते रहेंगे, वो क्या होगी? लिटरेचर ड्राफ्टिंग। या और हमने जो पढ़ना है वो क्या है? लीगल ड्राफ्टिंग। समझ में आया आपको? तो लीगल ड्राफ्टिंग इज टोटली डिफरेंट। ओके, तो हमने लीगल ड्राफ्टिंग को समझना है। लीगल ड्राफ्टिंग कहाँ से आई? ब्रिटिशर्स के टाइम से आई थी ऑब्वियसली, और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ेंगे वो सबको हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लीगल ड्राफ्टिंग है, उसमें इंफॉर्मेशन लीगल है, लीगल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड सेंड बाय फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी, रिटन फॉर्म में है, लैंग्वेज यूज इज लीगल एंड सिस्टमेटिकली ऑर्डर, एंड द सब्जेक्ट which we are discussing right now, which we have with us to discuss is drafting and legal drafting. Okay, understand? समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आपको इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, आपको एक बस एक कॉन्सेप्ट इसका बस समझना है कि ड्राफ्टिंग जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली ऑर्डर में सही तरीके से लगाना ताकि उसका मैसेज ठीक से कन्वे हो पाए, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ड्राफ्टिंग। अब आपको मैं इसके आगे ये बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग आखिर आप पढ़ के रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसका स्कोप है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो लाइक सीए बन जाएंगे, सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे या कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, और हमने तो अकाउंट्स पढ़नी है, अपना करियर बनाना है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में और लाइक कॉर्पोरेट लॉ में, सो ड्राफ्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, क्यों पढ़ेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, एक ड्राफ्टिंग के यानी कि मान लीजिए आपका मेरा बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको ये पेन बेचूंगा, मैं सप्लायर हूँ इस पेन का, राइट? ओके, मैं आपको ये पेन बेचूंगा और आप मुझसे पेन खरीदोगे, हमारा ये एग्रीमेंट है। ओके, मैं ये प्लास्टिक का पेन बनाता हूँ, ओके, और आप होलसेलर हो, आप बायर हो, मैंने कहा ये पेन खरीदोगे, आपने कहा खरीदेंगे, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लाइक अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
लेकिन हमें तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना आता नहीं, तो हम किसके पास गए? हम एक लॉयर के पास गए, या CS के पास गए, या CA के पास गए, किसी के पास सबने ड्राफ्टिंग पढ़ा हुआ था। हमने कहा ओ भाई साहब प्रोफेशनल हो ना? भाई हाँ हम प्रोफेशनल हैं, हमने डिग्री की हुई है, भले 2-4 बार में मैंने पास हुए थे लेकिन पास हो गए थे तो हमने कहा ठीक है सर, देखो हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना नहीं आता, कहाँ से ठप्पे लगाने होते हैं, कहाँ से वो नोटरी के स्टैम्प पेपर वगैरह पे सब कुछ क्या होता है, हमें कुछ नहीं आता। हमारा एक सिंपल सा पेपर, आप एक एग्रीमेंट बना दो, ठीक है बना देंगे। उसने स्टैम्प पेपर का एग्रीमेंट वगैरह बनाया, स्टेपल वगैरह पेपर वगैरह किए, और वो एग्रीमेंट बना। उसने लिए अपनी फ़ीस ली 1000 रुपये कि सर आप 1000 रुपये दे दो, और हो गया। 1000 रुपये उसको दिए हमने और काम ख़त्म हो गया। यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 2 कॉर्पोरेट्स के बीच में बनाओ तो आपको सिर्फ उन 4 पन्ने ड्राफ्ट करने के आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2.5 लाख रुपए उन 4 पन्नों को ड्राफ्ट करने के। सीरियसली कह रहा हूँ, आपको कहीं इतना क्विक फंड कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप बोलो सर मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगर आप 1 बार 2 बार 10 बार 25 बार वो ड्राफ्टिंग बना लोगे जो कि आपको क्लास में बनवा के बताई जाएगी, तो उसके बाद क्या होना होता है, आपके लैपटॉप में सारे फॉर्मेट पड़े हुए हैं, कंपनी के नाम पे ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, सन ऑफ मिस्टर एंड एड्रेस डैश डैश डैश, हर जगह डैश होता है। पार्टी आई, आपने नाम उसका कॉपी पेस्ट वगैरह किया, थोड़े बहुत चेंजेस किए, उनको एग्रीमेंट दिखाए, उसने बोला सर ये 15 नंबर वाला पॉइंट नहीं चाहिए, 14 नंबर वाला पॉइंट थोड़ा चेंज कर दो, और पहला वाला पॉइंट आप हटा दो। आपने वो सब चेंजेस वगैरह किए, प्रिंट आउट निकाला, लो सर 2.5 लाख का चेक ला के दे दो मुझे। ड्राफ्टिंग में इतना मोटा पैसा है, और इसीलिए इसको हम क्विक फंड प्रोसेस प्रोफेशनल बोलते हैं, कि इसमें इतना क्विक फंड, यानी कि इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब आपको इसमें फीस लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत कम होता है। टैक्स में अगर आप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप टैक्स फाइलिंग करते हो, आप ऑडिटिंग में और ज़्यादा होता है। ऑडिटिंग आप 3-3 महीने के लिए करते रहते हो, आप फिर हफ्ते भर के लिए ऑडिटर, आप जब किसी कंपनी के लिए अपॉइंट होते हो तो उसमें हफ्ते भर के लिए आपको अकाउंटिंग एंड स्क्रूटिनी बहुत करनी पड़ती है, तो हफ्ते भर का तो होता है। ड्राफ्टिंग में अगर आपको टर्म कंडीशंस पता है एक बार ठीक से, 2.5 घंटे 4 घंटे 1 दिन आपको बस टिक के बैठना होता है अपने एडवाइज़र के साथ में बैठ के। वहीं पे अगर प्रिंटर लगा हुआ है आपके लैपटॉप से अटैच, प्रिंटर निकालिए, 2.5 लाख का चेक वहीं आपके सामने है 4 घंटे के अंदर। ओके, और ऐसी अगर आपके पास 15-20 पार्टी तो आराम से महीने में आ ही जाती हैं। अगर आप ड्राफ्टिंग में फेमस हो गए, आपको लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग कैसे बनती है, कितने का स्टैम्प चाहिए होता है, कहाँ कहाँ स्कोप है, कौन कौन से स्टेट में स्कोप है, आपके लिए स्कोप है कि नहीं है, कि आप इसका साइड जॉब कर सकते नहीं कर सकते हो, इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए, तो कहानी पूरी फिल्मी है और अभी बात करते हैं। इसको नोट करना कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं नोट करने वाला, इसके बाद मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा। राइट।